गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वॉरियर फैमिली। जैसे कि हम लोग डेली लगाते हैं आपको 7 AM पर एक क्विज़ हिंदी का, जिसमें कि हम आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, साथ में कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक बताते हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा। बीच में मैं आपको एक इतना अच्छा कोई टॉपिक बताऊँगा, बहुत ही छोटा टॉपिक जिसके बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा आज तक। तो पूरी वीडियो देखिएगा। आखिरी में एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे कि आज आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर कुछ नाम, ऐसे ही आपका नाम कल आ सकता है, सही आंसर दीजिएगा। तो कल का क्वेश्चन था कि जो हम तत्पुरुष समास में कारक यूज करते हैं तो कितने कारक चिन्ह होते हैं, तो वो 6 होते हैं। तो आराधना गोस्वामी जी, अतुल जी और सोनिका जी, मनोज जी, इन्होंने सही जवाब दिया है। और आयुष शुक्ला जी ने भी सही दिया है, और कंप्लीटली एंटरटेनमेंट। इसी तरह आपका भी नाम कल आ सकता है, तो आप बिल्कुल सही जवाब आज के क्वेश्चन का दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं। मतलब कि अगर अवसर मिला और वो बदल गया, जैसे कि आज तुम्हारा दोस्त है, कल तुम्हारे जो शत्रु है उसने अगर उसे कुछ लालच दे दिया तो उसका दोस्त हो गया। तो जो अवसर के अनुरूप बदले तो उसे अवसर से क्या बन जाएगा, अवसरवादी। क्या बन जाएगा, अवसरवादी। जो अपने आदर्शों पे खरा उतरे, मतलब जो आदर्श उसने सेट कर रखे, मतलब झूठ नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे कि अगर जब शादी होती है तो उसमें नहीं लेना है दहेज तो नहीं लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसे कहते हैं आदर्शवादी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं अवसरवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है। अब किसकी जानकारी कह रहा है, भूमि के अंदर की, तो उसे क्या कहेंगे आप, भूगर्भ वेत्ता। क्या कहेंगे, भूगर्भ वेत्ता। और जो पुरातत्वों की जानकारी रखता है उसे क्या कहते हैं, पुरातत्ववेत्ता। क्या कहते हैं, पुरातत्ववेत्ता। और जो भूकंप वगैरह की जानकारी रखता है तो उसे कहते हैं भूकंपवेत्ता। और भूकंप को हम किस पे मेजर करते हैं, सिस्मोग्राफ। किस पे, सिस्मोग्राफ। इसे भी याद रखिएगा, जीके में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन सा अरुण का समानार्थी नहीं है। अब देखिए, अरुण, अरुण क्या होता है, ऐसे याद रखिए। अरुण मतलब अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश का नाम सुना है, जो सबसे हमारा पूर्वी है। मतलब वहाँ सूर्य सबसे पहले निकलता है, इसीलिए उसे कहते हैं अरुणाचल। तो अरुण का क्या हो गया, सूर्य, और सूर्य से ही क्या मिला, सूर्य का साथी। और कुमकुम, क्या कहते हैं, कुमकुम, किसे कहते हैं, अरुण को। मगर जो ये बिंबा फल है, ये होता है एक प्रकार की लता से प्राप्त परवल के आकार का फल, जिसकी सब्जी बनती है। मतलब एक लता होती है, बिंबा फल क्या होता है, लता होती है। तो इसके अरुण के समानार्थी कौन कौन से हो जाएंगे, पहले 3 हो जाएंगे और बिंबा फल अलग हो जाएगा आपका। ठीक है, तो समानार्थी कौन नहीं था, बिंबा फल नहीं था, क्योंकि ये फल नहीं, सब्जी होती है, सब्जी टाइप की होती है, जिसे हम लता पे उगती है। ठीक है, इसमें से उच्च का समानार्थी नहीं है। उच्च का मतलब क्या होता है, ऊंचा स्थान। क्या होता है, ऊंचा स्थान। तो उठा हुआ क्या होगा, उच्च का समानार्थी हो जाएगा। टीला कैसा होता है, ऊंचा ही होता है ना, नीचे पे तो टीला होता नहीं। कहा है ना कि ऊंचाई, टीले कहाँ पे होते हैं, ऊंचे होते हैं। और सबसे ऊंचा अगर हम बात करें तो वो क्या है, पामीर का पठार है। पामीर के पठार कौन सा ऊंचा है, ऐसे भी पूछा जाता है। तो पठार कौन सा उच्च है, तो पामीर का पठार है, उसे भी याद रखें। श्रेष्ठ को क्या कहते हैं, उच्च कहते हैं। श्रेष्ठ को भी क्या कहते हैं, उच्च। मगर जो बड़ा होता है इसे क्या, उच्च नहीं कहते। तो इसका कौन सा समानार्थी नहीं है, सी समानार्थी नहीं है, बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कनक का समानार्थी नहीं है। कनक के कौन कौन से समानार्थी होते हैं, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, आज क्वेश्चन बन गया। देखो, सोना और आपका कौन सा, धतूरा, गेहूं, ये 3 होते हैं आपके समानार्थी, जबकि मक्का इसका नहीं होता। तो इसे आप थोड़ा याद रखेंगे। ठीक है, जो मैं टॉपिक की कह रहा था, टॉपिक बताऊंगा। तो टॉपिक है कि एक तो होता है, आपने ये वाला की देखा होगा और एक की देखा होगा, ये 2 होते हैं की। अब ये देखिए, जो ये वाला की है ना, ये क्रिया के बाद लगता है। किसके बाद लगता है, क्रिया के बाद लगता है। और 2 सेंटेंसों को जोड़ने का काम आता है, 2 सेंटेंस को। और ये वाला की किस में यूज करते हैं हम, ये करते हैं हम मिश्र वाक्य में। किसमें, मिश्र वाक्य में। या और किस में करते हैं, संज्ञा उपवाक्य में करते हैं। संज्ञा उपवाक्य में इसका यूज किया जाता है। और ये वाला की कौन सा, ये है जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद आता है। संज्ञा या सर्वनाम के बाद, जैसे राम की बहन, तो वहाँ राम के मत कर देना, राम की आता है। श्याम की गाय। ठीक है, तो की और की में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था, तो मैंने दूर कर दिया है। आपको कोई टॉपिक समझना हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है। अब ये पूछ रहा है कि कौवा का स्त्रीलिंग कैसे होगा। तो कौवा में कोई, कभी सुना है कि कौ भी आ रही है, ई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कौ भी हो जाएगा। तो ऐसा तो कुछ होता ही नहीं। और आनी, कौवानी कभी होता है, नहीं होता है। और कौवा से पहले स्त्री, स्त्री कौवा नहीं सुना होगा। मगर हम क्या बोलते हैं,
नर या मादा लगा के हम स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बनाते हैं, तो इसमें क्या लगा देंगे, इसका स्त्रीलिंग बनाना है तो मादा लगा देंगे। क्या लगा देंगे, मादा। नर छिपकली, मादा छिपकली, ये सुना होगा आपने, तो छिपकली के साथ भी ऐसा होता है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं। अब ये जो है आपको पूछ रहा है वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं, तो ये होते हैं आपके पुल्लिंग में। अब आप एक चीज़ याद रखिएगा, स्वर वगैरह होते तो पुल्लिंग, मगर जो ई और ई है, इस बार ये यूपी टेट में गया है, ये क्या होते हैं, ये आपके होते हैं स्त्रीलिंग। ये इस बार पूछा था कि कौन से लिंग होते हैं, ई और ई किस लिंग में आते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा आप बताएंगे, इसे बताएंगे आप स्त्रीलिंग। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि स्वर को और क्या कहा जाता है, स्वर को और क्या कहा जाता है, तो स्वर को हम और क्या कहते हैं, हल कहते हैं। क्या कहते हैं, हल कहा जाता है स्वर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगने से बना है। अब ये पूछ रहा है कि कोई इसमें से एक स्त्रीलिंग शब्द होगा, उसमें हमने कोई प्रत्यय लगा दिया। क्या लगा दिया, प्रत्यय लगा दिया। प्रत्यय कहाँ लगते हैं, पीछे लगते हैं। कहाँ, पीछे लगते हैं प्रत्यय। और प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं आपके, प्रत्यय होते हैं आपके 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं प्रत्यय, प्रत्यय होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है, ऐसे याद रख लो, प्र लग रहा है ना, तो प्र इतना बनाओगे तो 4 आ जाएगा ना। तो 4 प्रकार के होते हैं। एक तो विभक्ति प्रत्यय होता है, स्त्री प्रत्यय, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब देखो इसमें ये पूछ रहा है कि स्त्रीलिंग, देखो पहले तो मर्द है, मर्दाना, ये तो स्त्री है ही नहीं। बुढ़ापा, ये भी स्त्री नहीं। विधुर, विधुर तो क्या होता है आपका, पुल्लिंग होता है। विधुर का स्त्रीलिंग क्या होता है, विधवा होता है। मगर जो ये भेड़ है, क्या है, भेड़, भेड़ में जब हम आ लगा देंगे, भेड़ में क्या लगा देंगे, आ प्रत्यय लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, भेड़ा। तो भेड़ में, भेड़ है यहाँ पे आपका स्त्रीलिंग, इसमें बड़ा आ लगा दिया है प्रत्यय, तो इसका क्या हो गया, आपका भेड़ा हो गया है। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, मैं चलती थी, मैं का बहुवचन क्या होगा। इसमें पूछ रहा है कि मैं का बहुवचन क्या होगा। अब आप एक चीज़ देखिए, ये कौन सा है, मैं, ये है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम। और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और सर्वनाम के उप प्रकार कितने होते हैं, सर्वनाम 11 होते हैं। सर्वनाम के भेद 6 होते हैं, मगर सर्वनाम 11 होते हैं। ये कन्फ्यूजन होता है, इसे दिमाग में रखिएगा। अब देखिए इसमें कह रहा है मैं, तो सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6। पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न और निज, ये 6 होते हैं। तो पुरुष में भी 3 होते हैं। पहला होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। क्या, अन्य पुरुष। तो प्रथम पुरुष में मैं आता है, तो तुम किस में हो जाएगा, ये तो हो जाएगा मध्यम में। वे किस में हो जाएगा, अन्य में हो जाएगा। सब होगा नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, हम हो जाएगा, क्योंकि जो जिस पुरुष में है उसमें ही हम उसका जवाब देंगे। तो ये किस में था, ये था आपका उत्तम पुरुष में। किस में था, उत्तम पुरुष में। तो हम, मैं का क्या हो जाएगा, आपका हम हो जाएगा। ठीक है, और ये याद रखिएगा, पुरुष, ये सर्वनाम कितने होते हैं, 6 प्रकार होते हैं सर्वनाम के, और सर्वनाम होते कितने हैं, ये आपके 11 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं। तो इसमें किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं, ये हिंदी के प्रत्यय लगाए जाते हैं। तो ये याद करने वाला क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में कलित कलीन किलकत है। तो इसमें आपको बताना है आपका कौन सा अलंकार है। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी वर्ण की आवृत्ति हो, किसकी, वर्ण की आवृत्ति हो, वहाँ पे आपका कौन सा अलंकार होगा, वहाँ पे आपका होगा अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें आप देख लीजिए का की आवृत्ति हो रही है, क क क क क क। अब ऐसे चंदू के चाचा ने वो वाला आपने सुना होगा, या खड़क सिंह के खड़कने से सुना होगा, तो वो सारी किस में आएंगे, आपके अनुप्रास अलंकार में आएंगे। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माला फेरत जुग भया, फिरान मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अब देखिए यहाँ पे ये आपका मन का आया है, यहाँ पे आपका मन का आया है, यहाँ पे आपका मन का आया ना। तो इन तीनों का अलग अलग अर्थ है, तीनों का अर्थ अलग अलग है, अर्थ अलग अलग है। जहाँ आपका शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और अर्थ अलग अलग दे, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, वहाँ पे होगा आपका यमक अलंकार। कौन सा होगा, यमक अलंकार। और यमक के साथ ही आपको कौन सा पढ़ाया जाता है हमेशा, श्लेष।
जहाँ वर्ण शब्द तो एक बार आएगा, शब्द कितनी बार आएगा, शब्द एक बार आएगा, मगर उसके अर्थ अनेक होंगे, अर्थ अनेक होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तरनि तनुजा तत तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाय। अब देखिए मैक्सिमम टाइम पे आप क्या गलती करोगे, ये क्वेश्चन देखोगे तरन तनुजा आपने सुना है, हमेशा किस में होता है, अनुप्रास में होगा, और जल्दीबाजी में लगा के चले आओगे, और अनुप्रास सबसे पहले भी दे रखा है। मगर आप इस चीज़ को याद रखो, मन मानहु जनु जानहु ज्यों त्यों, ये मैंने किस में बताया आपको, ये मैंने बताया आपको उत्प्रेक्षा में, क्योंकि जहाँ पे आपकी संभावना व्यक्त होती है, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त होती है, वहाँ मैंने आपको क्या बताया था, उत्प्रेक्षा बताया था। तो जहाँ पे आपको अनुप्रास और उत्प्रेक्षा दोनों दिख रहे हो तो वहाँ आप कौन सा लगाएंगे, उत्प्रेक्षा लगाएंगे। ये नहीं कि ता और ता दिख रहे हैं ये और आप इसे लगा के अनुप्रास आ जाए फिर कहें कि सर आपने तो ये बताया था। आप ये भी याद रखेंगे कि जन जानहूँ मन मानहूँ और जनऊ मनहूँ, ये भी मैंने आपको बताएं, और इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आपका उत्प्रेक्षा हो जाएगा। और यमक मैंने अभी बता ही दिया था, श्लेष बता ही दिया था, अनुप्रास बता ही दिया। और रूपक याद कर लो, एक रूपक बहुत पूछा जाता है, जैसे चंद्र खिलौना, चंद्र खिलौना, चंद्र खिलौना। तो चंद्र खिलौना कैसा है, चंद्र के सम चंद्र है, खिलौना कैसा है, चंद्र है। और जहाँ चंद्र जैसा खिलौना, चंद्र सा खिलौना आ जाए, क्या आ जाए, चंद्र सा खिलौना, जहाँ सा सी से आ जाता है तो वहाँ पे हो जाता है आपका उपमा। और जहाँ ये सा सी से सरिस सम जैसा जैसे हट जाते हैं, चंद्र खिलौना सीधा दे दे या चंद्रमुख दे दे, तो वहाँ पे आप क्या आ जाते हैं, रूपक आ जाता है। ठीक है, कौन सा आ जाता है, रूपक आ जाता है। और ये कौन सा अलंकार होता है, अर्थालंकार होता है। ठीक है, और शब्दालंकार में कौन कौन से आते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। तो मैं जो बोल रहा हूँ उस पर भी आप ध्यान देंगे और उसे लिखेंगे, मैं ऐसे आपसे उम्मीद करता हूँ। आमरण में कौन सा समास है, तो आमरण में आपका अव्यय कौन सा लगा है, आ। या आपके जहाँ पे द्विरुक्ति हो जाए, शब्दों की द्विरुक्ति हो जाए, घर घर, पास पास, दिन दिन, ये आ जाए, तो वहाँ कौन सा आपका समास होगा, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में क्या होता है, आपका पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद या आपका पहला पद, कौन सा, पहला पद, ये आपका प्रधान होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको लेके चलता हूँ, तो वो है आपका द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है। द्वंद्व कौन से होते हैं, माता पिता, माता पिता, और बीच में योजक चिन्ह भी लगाते हैं इसमें, या भाई बहन, कौन सा, भाई बहन। ठीक है, तो ये जो जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, ऐसा नहीं कि माता के बिना ही काम चल जाएगा या पिता से ही काम चल जाएगा, दोनों चीज़ों के ना बराबर प्रधानता होती है। तो इसमें कौन से होते हैं, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। और पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं, 4। और वैसे समास हिंदी में कितने प्रकार के होते, सीधे पूछे आपसे समास कितने प्रकार के हैं, 6। और पदों की प्रधानता के आधार पर कितने प्रकार के हैं, तो 4। और पूर्व पद किस में प्रधान होता है, अभी मैंने बताया आपको पिछले क्वेश्चन में, अव्ययीभाव समास में। उत्तर पद किस में होता है, ये होता है आपके तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास के समानाधिकरण और व्याधिकरण 2 होते हैं। और व्याधिकरण में आपके क्या आते हैं, कारक चिन्ह आते हैं, जो कि 6 होते हैं, जो कल का क्वेश्चन था मैंने बताया आपको ऊपर। और समानाधिकरण में क्या आते हैं आपके, और इसमें आएंगे आपके कर्मधारय और द्विग। तो कर्मधारय और द्विग पूछ लेते हैं कि किसके भाग हैं, तो ये भी तत्पुरुष के भाग हैं। ठीक है, सूक्ति का सही संधि विच्छेद बताना है। सूक्ति, सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ, क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, 5 प्रकार की होती है स्वर संधि। सीधे इतना भी पूछ लेता क्वेश्चन टीचिंग एग्जाम में कि कितने प्रकार की संधि होती है, तो 5 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेश का सही संधि विच्छेद बताओ। नरेश का हो जाएगा नर प्लस ईश, क्या हो जाएगा, नर प्लस ईश, नरेश। ठीक है, अब देखिए इसमें एक मात्रा लग रही है, कितनी, एक। तो एक मात्रा किस में होती है, मैंने बताया ना, एक गुण तो हर इंसान में होगा, चाहे हिटलर हो या आपको कोई भी आदमी बुरा लगता हो, अच्छा लगता हो, रावण भी क्यों ना हो, कौन ना हो, रावण भी क्यों ना हो, तो हर एक में एक गुण जरूर लेगा। तो एक मात्रा जहाँ हो तो वहाँ कौन सा होगा, गुण स्वर संधि हो जाएगी। और जब वृद्धि में मतलब 2 हो जाती हैं, वृद्धि में कितनी हो जाएंगी, 2। तो नर धन ईश क्या हो गई आपकी, गुण स्वर संधि हो गई। कौन सी हो गई, गुण स्वर संधि हो गई आपकी। ठीक है, तथैव में का सही संधि विच्छेद बताओ। तथैव का
सही संधि विच्छेद बताना है। तो इसमें क्या होता है, तथा धन एव होता है। क्या होता है, तथा धन एव, तथा धन एव। अब मैं पीछे बता रहा था ना, जहाँ पे आपकी दो मात्रा आ जाए तो वहाँ पे क्या हो जाती है, आपकी वृद्धि हो जाती है। ये भी दे देगा तथैव में कौन सी संधि है, तथैव में वृद्धि स्वर संधि है। ठीक है, कौन सी है, वृद्धि स्वर संधि। अत्याचार का सही संधि विच्छेद बताओ। अब देखिए आप पे नहीं आ रहा संधि विच्छेद, मैं तो ये कह रहा हूँ, तो आप क्या करोगे, अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है, ये देखो अति उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, अति उपसर्ग है। तो अति अब इसमें कहाँ है, अति यहीं तो है, अति प्लस आचार, अत्याचार। अब मैंने क्या बताया था, य र ल व, इनसे पहले आधे आधे आए तो आ रहा है ना आदत्ता, तो यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी, यण स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी, यण स्वर संधि हो जाएगी आपकी। ठीक है, और आपको ये जो उपसर्ग हैं वो कितने बताएं, संस्कृत में आपको बताएं 22, और आपको किस में, उर्दू में बताएं आपको 18। ठीक है, तो इसे भी आप थोड़ा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद बताओ। अब जैसे कि देखो ये 5 हैं, इन्हें याद रख लो। मैंने कैसे, एक लाइन याद गई, चल चल जट नल, मैंने ऐसे याद गई, चल जट नल पर। तो ये 5 है ना, जहाँ पे ये आधे आधे आ जाते हैं तो एक आधे का क्या हो जाता है, ता में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, ता में बदल जाता है। तो ये 2 आ रहे हैं ना आधे आधे, और उज्ज्वल हमेशा शुद्ध ऐसे ही लिखते हैं, दोनों जा आधे बनते हैं। आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे, कहीं ऐसा नहीं कि एक पूरा करे हो तो ये गलत हो जाएगा, दोनों आधे आधे याद रखेंगे। अगर नहीं दे रखा तो उस केस में आप कर सकते हो कि पूरा कर दो। अगर ये दे रखा है दोनों आधे आधे, तो दोनों आधे आधे शुद्ध माना जाता है। तो उत्धन ज्वल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उत्धन ज्वल। नेक्स्ट है उल्लंघन। जैसे मैंने बताया था, चल जट च ल ज ट न ल, आ रहा है ना 2 आदि लाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्धन लंघन, उत्धन लंघन हो जाएगा आपका। अब एक चीज़ और याद रखेंगे, जैसे इस ता में और इस ता में क्या अंतर है, इसमें तो आपका क्या लगा हुआ है, स्वर लगा हुआ है, इसमें स्वर नहीं है। तो ये क्या है, शुद्ध व्यंजन है, और ये अशुद्ध व्यंजन है। ऐसे जिसमें हलंत लगा होता है ना, ऐसे याद रखो, ये हलंत इस तरीके का, तो वो क्या हो जाता है, शुद्ध व्यंजन हो जाता है। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। अब इसमें शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। क्या, शुद्ध वाक्य की आपको पहचान करनी है। अब देखो पहले मैं अशुद्ध हटवा देता हूँ आपसे। तो अशुद्ध कौन से हैं, बाल पक जाने से लोग अनुभवी हो जाता है, हो जाता नहीं, हो जाते हैं आएगा। बाल पक जाने से ही लोग अनुभवी होता है, नहीं होते हैं होगा। बाल पक जाने से लोगों का अनुभव बढ़ता है, नहीं लोगों के अनुभव बढ़ते हैं होना चाहिए। बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता, इसका ये बिल्कुल सही हो जाएगा ए, शुद्ध है। बाकी सब में मैंने आपको बता दिया क्या है शुद्ध है। इसमें शुद्ध अशुद्ध फिर बताना है आपको। कृपया करके खुले पैसे दें। कृपा में ही क्या आता है, करके जुड़ा रहता है। क्या, कृपा में ही आपका करके जुड़ा रहता है। अब जैसे कृपया खुले देने की कृपा करें, 2 बार कृपा आ रहा है, तो ये क्या, इसे क्या कहते हैं, ब्लंडर कहा जाता है इंग्लिश में, ब्लंडर कर दिया तुमने, तो 2 जगह कृपा कृपा दो, तो कृपा खुले पैसे दें, ये आपका सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, चिड़िया ने दनादन 5 दाना चुग गई। 5 दाना, 5 के साथ दाने आना चाहिए। एक दाना होता है, जब एक से ज़्यादा हो जाएगा आपका बहुवचन हो जाएगा। और हिंदी में कितने वचन होते हैं, 2, एक वचन बहुवचन, तो वहाँ दाने हो जाएगा। तो चिड़िया दनादन 5 दाने चुग गई, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा बी। और बाकी में गलती है, अगर आपको न समझ में आए तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। इसमें शुद्ध बताना है कि शुद्ध कौन सा है। भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च किए गए, भारत में नहीं किए, भारत ने किए, भारत ने किए। अब देखिए, भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च की है, नहीं आता, भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं या किया है। अब देखिए आप यहाँ देखेंगे कि 2 हैं तो किया है कर दो, 2 हैं तो किया है कर दो, जबकि ये चंद्रयान 2 पूरा नाम है। चंद्रयान 2 क्या है, पूरे मिशन का नाम था। तो ये इसका क्या हो जाएगा, भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं। ठीक है, किए नहीं है, सॉरी, फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन में गलत बता दिया आपको। इसमें आएगा भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है। क्या है, किया है, क्योंकि ये पूरा एक क्या है, मिशन है। क्या है, एक मिशन है। किसका है, इसरो का है। किसका, इसरो का। इसरो की कब हुई थी, शुरुआत हुई थी, इस्टेब्लिश हुआ था 1969 में। ठीक है, के सिवान जिसके हेड हैं इस समय। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है। किए हैं क्यों नहीं आया, क्योंकि ये 2 नहीं है, ये पूरा एक मिशन का नाम है।
तो इसका फोर्थ सही है। दोबारा आप एक बार ध्यान से देखेंगे। आदमी बनना, आदमी बनने का मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? अब देखिए, जैसे कि मैंने बताया ना, उपसर्ग क्या होते हैं आपके? उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं शब्दांश। क्या होते हैं? शब्दांश। ऐसे ही मुहावरे आपके क्या होते हैं? इन्हें आप कहते हैं वाक्यांश। क्या? वाक्यांश कहा जाता है। पूरे वाक्य नहीं होते, हमेशा याद रखना, मुहावरे पूरे वाक्य नहीं होते। और लोकोक्ति आपकी पूरा वाक्य होती है। तो आदमी बनना मतलब होता है अच्छा व्यवहार सीखना, अच्छा व्यवहार सीखना। अब जैसे आदमी बनना का आप कुछ लोग कह देंगे आदमी जैसा दिखना, तो कभी भी एक चीज़ और याद रखो, ट्रिक बता रहा हूँ, मुहावरे में जो आपको अर्थ सामने दिख रहा होगा या जो दिखेगा वैसा नहीं होता, छुपा हुआ अर्थ रहता है। क्या रहता है? छुपा हुआ। और एक चीज़ और बताऊँ, हमेशा लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर नहीं कर पाते लोग। मुहावरे के पीछे हमेशा ना होता है, जैसे ये ना, ये ना, 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 और लोकोक्ति के पीछे नहीं होता। और ये 99% ट्रिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो जो मैं कह रहा था आपसे, कमेंट बॉक्स में आप जवाब देंगे, तो वो आपका क्वेश्चन यही है। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका, इसका जवाब कमेंट में देंगे। और पहले फर्स्ट 3 का कल आपको केवल कमेंट दिखाया जाएगा कि किसने सही जवाब दिया है, फर्स्ट 3 ने। तो 7 बजे करेक्ट इस वीडियो को देखा करें। और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर किया करें। नेकी कर दरिया में डाल, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो क्या है? उपकार करके उपकार की बात भूल जाना। कहते हैं ना, किसी की मदद कर दी तो अब गाओ मत। ठीक है, मदद कर दी, बात ख़त्म करो। कह देने से ना जो एहसान होता है वो उतर जाता है एक तरीके से। चिराग तले अंधेरा, इसका मतलब होता है कि लोगों को ना निकट के दोस्त नहीं दिखते। मतलब चिराग जहाँ जलता है ना, उसके नीचे तो अंधेरा होता है, आसपास रोशनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, आसमान से गिरा खजूर में अटका। तो इसमें होगा कि एक नई मुसीबत में पड़ना। आसमान से तो गिर गया, आसमान से तो बच गया, मगर वो कहाँ अटक गया? खजूर में अटक गया। तो एक नई मुसीबत में ये पड़ गया। किनारे लगने का क्या मतलब है? किनारे लगने का मतलब होता है किसी कार्य को समाप्त करना। अब डूबने से बचना मत कर दें, क्योंकि मैंने क्या कहा था, छुपा हुआ अर्थ रहता है और ना पीछे आता है मुहावरे में। और ये क्या होते हैं? वाक्यांश होते हैं। तो इस तरीके से ये प्रैक्टिस सेट खत्म हुआ। प्लीज़ आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों को बताइए कि 7 AM पर आपको यहाँ पर हिंदी का डेली एक प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। और अपनी इस टीचिंग वॉरियर फैमिली को सपोर्ट करो। कोई भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो विदिन मिनट आपको उसका रेस्पॉन्स मिलेगा, कमेंट बॉक्स में डालो। और प्लीज़ अपनी इस फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।